सो कल की बात से आगे बढ़ते हुए कल हम लोगों ने सप्लाई के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इन सब चीज़ें कॉस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। ठीक, उनसे क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे एग्जामिनेशनों में आते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन जो हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है वो एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से आता है, या जिसको हम लोग फार्म मैनेजमेंट कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड और या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। तो इसमें बहुत सारे लॉज गवर्न करते हैं, वन बाई वन हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो चीज़ें हमारे इस फैक्टर को गवर्न करती है उसमें सबसे तो इम्पोर्टेंट पहला तीन ही है। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, जिसको हम इनपुट इनपुट रिलेशनशिप भी कहते हैं। इनपुट इनपुट। उसके बाद दूसरा है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, जिसको हम लोग इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। तीसरा है हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, जिसको हम आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। आउटपुट रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बाद साइज ऑफ फार्म, ठीक, रिटर्न टू स्केल, रिस्क अनसर्टेनिटी, ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, जिसको हम अलग अलग लॉज में पढ़ते हैं या देखते हैं। ठीक। तो फार्म मैनेजमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, या फार्म मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा कारण है हमको जानना होता है कि हमारा इनपुट मिनिमम लगे और हमको आउटपुट मैक्सिमम मिले। मतलब मिनिमम इनपुट के साथ हम कैसे मैक्सिमम रिटर्न ले सकें, ये हमारा पूरा फार्म मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है। ठीक। तो इसमें आपको जैसे फर्स्ट वाले को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप है, इसको हम लोग लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन से जानते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन, या इसी को लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ऐसे भी कहते हैं। ठीक। इसके बाद जो दूसरा है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको इस तरीके से हम लोग कहते हैं। ठीक। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। रिटर्न भी कहते हैं। ठीक। और जो तीसरा है, इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न कहते हैं, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इक्वी मार्जिनल रिटर्न। इक्वी मार्जिनल रिटर्न, रिटर्न, और इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक, कॉस्ट ये है। अब इसमें बात करते हैं
कि इनकी इन लॉ की क्या जरूरत है, बेसिक लॉ तो यही है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। हाँ, इसमें अभी अभी दो तीन चीजें हैं कि शॉर्ट रन प्रोग्राम में इसको या शॉर्ट रन पीरियड में इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, और अगर यही लॉन्ग रन में होता है तो इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अभी हमको ये जानने की जरूरत है कि इनपुट इनपुट कॉस्ट हमें क्या बताता है। इनपुट इनपुट कॉस्ट के जरिए हम डिसीजन ले पाते हैं हाउ मच टू प्रोड्यूस, मीन्स इफ वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसका जवाब हमें कौन देगा, कितना हमें प्रोड्यूस करना है, इसका जवाब हमको इनपुट इनपुट कॉस्ट से मिलता है या इनपुट इनपुट रिलेशनशिप से मिलता है। ठीक, और दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और सॉरी हाउ मच टू प्रोड्यूस का जो जवाब मिलता है वो हमको इनपुट आउटपुट फैक्टर से मिलता है। जो हमें आंसर मिलता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, मतलब हाउ मच की हमको प्रॉफिट मिले, हाउ मच प्रोड्यूस का आंसर हमको फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप से मिलता है। ठीक, इनपुट इनपुट रिलेशनशिप से मिलता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, इसका जवाब हमें फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप बताता है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, इसका जवाब हमें पहला रिलेशनशिप बताता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, इसका जवाब हमें दूसरा रिलेशनशिप बताता है। और जो तीसरा रिलेशनशिप है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, इसका जवाब हमें तीसरा प्रिंसिपल बताता है। ठीक, कि हाउ मच टू प्रोड्यूस ये इनपुट इनपुट की बात है, हाउ मच टू प्रोड्यूस ये इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप की बात है, और व्हाट टू प्रोड्यूस ये हमारा आउटपुट आउटपुट की बात है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं जिससे हम गवर्न करते हैं। ठीक है, फॉर्म मैनेजमेंट को, जैसे बेसिक लॉज लिख ही लेते हैं। जो लॉज है ये तो रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न। ओके, और लॉ ऑफ रिटर्न ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग कल जान ही चुके थे, प्रिंसिपल कॉस्ट क्या है। ठीक है, और प्रिंसिपल का मतलब मिनिमाइज लिस्ट कॉस्ट हमको यूज करना है। ठीक है, जो कि हमको लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इनपुट वाले में हमको देखने को मिलता है। ठीक, तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। इक्वी मार्जिनल रिटर्न, रिटर्न मतलब कितना रिटर्न हमको मिलेगा, इसका जवाब हमें आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब किस तरीके के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटपुट आउटपुट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट। इसके बाद सब्सटीट्यूशन बिटवीन इनपुट। ठीक है, ये किस हमारा इनपुट इनपुट है, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस। जैसे कि अगर हमारे पास दो इनपुट है, x1 है x2 है, दो इनपुट है, तो उसमें हमको किसको लेना है किसको सब्सटीट्यूट करना है, इसका डिसीजन भी हमको लेना होता है। तो सब्सटीट्यूशन बिटवीन इनपुट, बिटवीन इनपुट, इनपुट ये बोले या फैक्टर बोले बात बराबर है। ठीक, आउटपुट और प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं। ठीक, इसी तरीके से अगला लॉ है कि सब्सटीट्यूशन बिटवीन आउटपुट, आउटपुट और प्रोडक्ट।
और छठा क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज। ये भी प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ये हमारा आउटपुट को ही गवर्न करता है कि किसमें हमको मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। एडवांटेज ये हमें व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब आउटपुट रिलेशनशिप में इसका हमको यूजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो सातवां प्रिंसिपल है रिस्क और अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जो कि हर डिसीजन में एक इन्वॉल्व मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ठीक। अनसर्टेनिटी, और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि ये सर्टेन है कि इसी पे काम करेगा या इसी रिलेशनशिप पे काम करेगा। आप कोई भी डिसीजन लेते हो, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस में ले रहे हो या हाउ टू प्रोड्यूस में ले रहे हो या हाउ मच टू प्रोड्यूस की कंडीशन ले रहे हो, आपको रिस्क फैक्टर शामिल करना ही होगा। तो ऊपर के जितने 6 प्रिंसिपल हैं वो हमारे सर्टेन है, जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन बाकी जो सातवां प्रिंसिपल है वो सर्टेन नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है। अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ रिटर्न की बात कर रहे थे ना हम लोग। लॉ ऑफ रिटर्न से पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है कि आपको किस तरीके का रिटर्न मिल रहा है। मीन्स ये हो सकता है कि आपको रिटर्न मिल रहा है इंक्रीजिंग रेट से या रिटर्न मिल रहा है आपको डिक्रीजिंग रेट से, ठीक। दो तरीके से लॉ ऑफ रिटर्न होते हैं, ठीक। या तो इंक्रीजिंग मिलता है या तो डिक्रीजिंग मिलता है, ठीक। उसके ग्राफ आप एक बार देख लो, फिर उसके बाद बाकी जो ग्राफ हम लोग करेंगे तो या एक कांस्टेंट। तो एक ग्राफ इस तरीके से है, होता है इसका लॉ ऑफ रिटर्न का। इधर हम इनपुट रखेंगे, इधर आउटपुट रखेंगे, इस तरीके का एक ग्राफ होगा। एक ग्राफ ये है जिसमें ऐसा ग्राफ है, और तीसरा जो है सीधा ग्राफ, आउटपुट इनपुट आउटपुट। सो इस तरीके के ग्राफ जो जहां पे इस आपका कर्व अपवर्ड है, इस तरीके का को कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। यहाँ पे इंक्रीजिंग मिल रहा है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न इसको कहते हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। मतलब बढ़ तो रहा है और बढ़ भी रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ये भी इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट। ये स्लोप की बात है, लेकिन हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, जाएंगे डीप में। डिक्रीजिंग रिटर्न, डिक्रीजिंग रेट से ये इंक्रीज हो रहा है, और ये कांस्टेंट रेट से भी इंक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। तो ये हमारे कुछ अलग अलग तरीके के रिटर्न हमको मिलते हैं, ठीक। तो अब हम जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में आते हैं। सबसे पहले जो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप है हमारा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, जो कि हमको हाउ मच टू प्रोड्यूस का डिसीजन लेने में हेल्प करता है। हमें ये तीनों चीज इसमें दिखेंगी। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने बताया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल दो चीजें हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल मतलब अगर आप कोई भी चीज है, जैसे हम फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की बात करना है, तो इसका एक इक्वेशन होगा, जैसे कि y क्या है मेरा, एक आउटपुट है जो कि फंक्शन है, मतलब इसको हम लोग x1, ठीक है, अपॉन x2, x3, x4, x5, ठीक। ये बहुत सारे फंक्शन हैं, या बेटर है हम पहले इस तरीके से लिख लेते हैं। अब ये क्या है, हमारा y जो है ये हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट रिजल्ट।
और x1 x2 x3 x5 ये हमारे इनपुट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स हैं। अब इसको एग्रीकल्चर की बात में बात करते हैं। y मेरा इल्ड है, मतलब मेरे क्रॉप की फसल की इल्ड है, और एक क्रॉप की जो इल्ड होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे x1 क्या है, सीड रेट, x2 क्या है, फर्टिलाइजर डोज, x3 क्या है, क्रिटिकल इरिगेशन, x4 क्या हो गया, वीड मैनेजमेंट। बहुत सारे फैक्टर पे क्रॉप की इल्ड डिपेंड करती है, ठीक। तो इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं कि आउटपुट जो है फंक्शन है बहुत सारे इनपुट्स का, जो कि वेरिएबल्स होते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो भी है हम डिसीजन ले पाते हैं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब अगर आप अच्छी सीड यूज करते हो, अच्छी फर्टिलाइजर यूज करते हो, टाइमली इंटरकल्चरल ऑपरेशंस करते हो, तो आपको मतलब पता है कि आपका जो इल्ड होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न यूज करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मतलब जो इल्ड होती है वो मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करती है, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक। लेकिन जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे एट ए टाइम हम केवल एक इनपुट को ही पढ़ेंगे और बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे। मतलब जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम सिंगल इनपुट को स्टडी करते हैं, मीन्स सिंगल इनपुट, इनपुट ओनली, और सिंगल फैक्टर ओनली, बेटर टू से फैक्टर, सिंगल फैक्टर ओनली, रेस्ट रिमेन कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। और दूसरी चीज ये शॉर्ट रन के लिए यूज होता है। अगर हम बात करेंगे तो केवल एट ए टाइम या तो सीड पे बात करेंगे, या तो केवल फर्टिलाइजर पे बात करेंगे, या तो इरिगेशन पे बात करेंगे। ऐसा नहीं तीनों को लेके बात कर रहे हैं, नहीं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है क्या, हमको एक ही फैक्टर्स को लेना है और बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखना है, और देखना है कि इस फैक्टर को चेंज करने पे हमारे आउटपुट में कितना चेंज आता है। ये हमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। जबकि रिटर्न टू स्केल जो इसी का पार्ट है, रिटर्न टू स्केल, इसमें हमारा जो है लॉन्ग रन फैक्टर्स होता है, और इसमें सारे ऑल फैक्टर्स आर वेरिड, मतलब ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सभी फैक्टर्स इसमें वेरिएबल होते हैं, और ये लॉन्ग रन के लिए इस्तेमाल होता है। इतनी बात समझ में आई? सर ओके। अब मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ कि जो लॉ ऑफ रिटर्न की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो एक इक्वेशन था, इसको यहाँ पे लिखते हैं। कॉब कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, इन्होंने इस तरीके से लिखा था, Q इज इक्वल टू के एल ए एंड सी ए कैप, मीन्स कुछ भी लिख देते हैं, A1 A2 लिख देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि जो ये फंक्शंस के पावर हैं, मतलब A1 A2, अगर A1 प्लस A2 का सम, इसको मान लो कि कैपिटल के या कैपिटल ए बोल देते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल ए की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, अगर एक से कम होगी तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होंगे, ठीक। और मीन्स यहाँ पे तो इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीजिंग का कर्व थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा डाउन टूवर्ड्स, मतलब यहाँ पे एक से कम पे ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग है।
और 1 के बराबर होगा तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये कॉफ डॉगलेस इक्वेशन है, इसको जिसको थोड़ा सा देखना है। तो ज्यादातर हमें जो देखना हो है, हम एग्रीकल्चर में जो होता है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न को फॉलो करता है, जिसमें ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ठीक, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब इस कर्व के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि 2 टर्म और जान लेते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं कि सर इनपुट जो को हम दूसरा वा, एक्स। सर जो दूसरा वाला कर्व था, हम्म, इसी में ना ए लेस देन 1 है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न में ही ना, हाँ, क्योंकि आप डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, अच्छा सही है। इसमें इस पर सही से ये बोलेंगे, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग हाँ, रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं कि आपको नोटेशन मालूम करना। इनपुट जहां भी मैं एक्स लिखूंगा उसका मतलब होता है इनपुट। जहां भी मैं आउटपुट के लिए मैं यूज करूंगा सिंबल वाई। और इसके बाद टर्म है टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, जिसको टीपीपी कहते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्शन, जिसको हम लोग टीपीपी कहते हैं। टीपीपी, इसको हम लोग सिंपली वाई कहते हैं। टोटल फिजिकल प्रोडक्शन को ही हम वाई कहते हैं, यही मेरा आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं कोई टीपीपी पूछे या टीपी पूछे, टीपीपी बोले या टीपी बोले, तो उसका मतलब केवल वाई की बात हो रही है और कुछ नहीं। अब एक टर्म है एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, मतलब टीपीपी अपॉन इनपुट लेवल। इनपुट लेवल, कितने लेवल ऑफ इनपुट है उसकी बात करते हैं। मीन्स अगर एपीपी हमसे कोई बोलेगा तो वो सिंपल वाई बाई एक्स है। मतलब एपीपी या एपी की वैल्यू, ज्यादातर एपीटीपी और हम लोग एमपी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वो टीपीपी होती है, एपीपी होती है और एमपीपी है। तो अगर टीपीपी पूछेगा तो वो वाई है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन पूछेगा तो वाई अपॉन एक्स होता है। इसके बाद हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल, और जब भी मैंने बोला इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड जहां भी आ जाए वहां पे चेंज की बात होती है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मीन्स चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इनपुट। मीन्स चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन इनपुट, चेंज इन इनपुट। मीन्स हमारा आउटपुट और इनपुट के चेंज का रेशियो होता है। ये 3 टर्म हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का जो हम कर्व पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, अब जो है कभी कभी पूछता है कि इफिशियंसी क्या होती है। ठीक है, या तो हमने कल पढ़ा था कि जो रिसोर्सेस होते हैं, एक फिक्स्ड रिसोर्स होता है, एक वेरिएबल रिसोर्स होता है। ठीक, फिक्स्ड रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स की इफिशियंसी अलग अलग फैक्टर से डिपेंड करती है। तो जो हमारा टीपीपी है ये हमारा टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्स को बताता है। टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ फिक्स्ड रिसोर्स के लिए हम लोग टीपीपी का यूज करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड रिसोर्स के लिए हमको ये यूज करना होता है। अभी कर पढ़ेंगे तो उससे अच्छा होगा। और जो एपीपी है ये हमारे टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल रिसोर्स को बताता है। वेरिएबल रिसोर्स,
सर लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल ये दोनों इसी के पार्ट हाँ हैं। इसी के हैं, लॉ ऑफ रिटर्न ही है। मतलब हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर हम एक फैक्टर को स्टडी करते हैं वेरी करके, अब प्रोडक्शन के बारे में जान रहे हैं, तो वो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, जो कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर में यही लॉ फॉलो करता ही है, ठीक। लेकिन रिटर्न टू स्केल कभी कभी पूछ देता है, तो रिटर्न टू स्केल में बस ये होता है कि सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन में यूज करने होने वाला टर्म है, ठीक। कल हम लोग ने डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी पढ़ी थी, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है उसमें परसेंटेज चेंज अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। कल डिमांड के केस में क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक, इन इनपुट। अब इसको आउटपुट को कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, अगर परसेंटेज की बात करते हैं। इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, ये इससे इससे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बनेगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इंटू एक्स अपॉन वाई। अभी हम लोग ने जस्ट पढ़ा था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, एमपीपी। ये हमारा हो जाएगा एमपीपी, और y बाई एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये नीचे सिंपल y बाई एक्स लिख देंगे, ये एपीपी हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कर्व में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ईपी का फॉर्मूला होता है एमपीपी अपॉन एपीपी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट अपॉन एवरेज प्रोडक्ट ही हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन बताता है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं प्रोडक्शन कर्व, सीधी सीधा। प्रोडक्शन कर्व इनपुट आउटपुट कर्व होता है। ये कर्व कम से कम 2-3 बार अपने हाथ से बनाने में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है। आउटपुट एंड इनपुट। अब जैसे कि हमने बताया टीपीपी, टीपीपी कर्व कैसे बनेगा, पहले ये बढ़ेगा इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, फिर इसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीजिंग विथ मतलब इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, और एक पॉइंट के बाद ये मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद डिक्रीजेज मतलब नीचे चला जाएगा। ये टीपीपी कर्व होता है, मतलब टोटल फिजिकल कर्व का ऐसे बनता है। उसके बाद हमारा जो एमपीपी है, ठीक, यह जो बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, जहां पे ये मैक्सिमम हुआ है, पहले आप इसमें बाउंड्री बनाना, मैक्सिमम, और ये पॉइंट जहां पे इस कर्व का मतलब कहते हैं नक्शा बदल गया, मतलब अपवर्ड कर्व से डाउनवर्ड कर्व में कन्वर्ट हो गया, इस पॉइंट को भी हम मार्क करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को भी हम मार्क करेंगे, ठीक। अब इसमें जो हमारा कर्व बनाएंगे एमपीपी, एमपीपी को कर्व को हम लोग यहां तक ले जाएंगे मैक्सिमम, जहां पे एमपीपी मैक्सिमम होगा वहां पे ये कर्व बढ़ेगा, और अब यहां से एमपीपी को नीचे लाएंगे, यहाँ इस पॉइंट तक जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे एमपीपी 0 हो गई और इसके बाद निगेटिव हो गया। ये हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, यहाँ पे इस पॉइंट की वैल्यू 0 है, मतलब एमपीपी 0, और इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है मैक्सिमम, ये हमारा एमपीपी है, ये इधर निगेटिव हो गई।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कर्व है, अब बचा क्या, एपीपी। एपीपी क्या है, ये हमारा इससे नीचे ही रहेगा और ये यहाँ से जाकर कहीं इसको यहाँ पे कट करेगा और कट करने के बाद ये भी नीचे जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। मीन्स हालांकि ये जहाँ पे इसको कट करता है वो इसका मैक्सिमम पॉइंट ही होता है, ठीक है। ये इसके नीचे ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये इसको कट किया और ये हमारा एपीपी है, ठीक। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट इसका भी है जो इसको कट किया। अब जहाँ पे एमपीपी और एपीपी कर्व एक दूसरे को कट किए हैं, इन दोनों लाइनों को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे और ये वाली लाइन जो हमने ज्वाइन की है जहाँ पे एमपीपी एक साथ जीरो हुई है, ये इस कर्व को हम 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2 और डिवीजन 3। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। अब हम लोग इसी कर्व से कम बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जितने तरीके के क्वेश्चन हो एग्जामिनर पूछना चाहे इससे पूछ सकता है, ठीक। अगर मैं कर्व की बात करता हूँ, कर्व में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ पे एमपीपी की वैल्यू बड़ी है, अधिक है, यहाँ एपीपी की वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ एमपीपी की वैल्यू ऊपर है, मतलब रेड कर्व ब्लू कर्व के ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है, तो यहाँ पे इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, जबकि इस पॉइंट पे ईपी की वैल्यू, मतलब दोनों बराबर है इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू 1 है। इसके बाद यहाँ एमपीपी जीरो हो गई, यहाँ पे ईपी की वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू 0 है और इस बीच में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू लेस देन 1 है। और यहाँ पे जाते जाते क्या है, एमपीपी निगेटिव हो गया, जब न्यूमरेटर निगेटिव हो जाएगा तो ये कर्व की इलास्टिसिटी भी निगेटिव हो जाएगी, तो इस रीजन में जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये तो पहली बात हमको पता होना चाहिए कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ठीक। स्टेज 1 में इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन 1 से ज्यादा होगी। स्टेज 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, जब एपीपी और एमपीपी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वहां से ये स्टेज स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जब तक एमपीपी जीरो ना हो जाए, और जिस पॉइंट पे एमपीपी जीरो हो जाएगा वहां पे टीपीपी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट भी है। तो ये एक क्वेश्चन जो हमने यूटिलिटी में पढ़ाया था कि टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। उसी तरीके से जब प्रोडक्शन में हम आते हैं तो प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन कब मैक्सिमम होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है और उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू भी जीरो होती है। उसके बाद जो थर्ड जोन है वो भी हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन निगेटिव होता है, ठीक। तो हमारे लिए जब पूछा जाता है कि कौन सा रेशनल जोन है, विच, मतलब इसमें सबसे रेशनल जोन कौन सा है, मतलब किस स्टेज में हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्या है कि पहले हमारे अपने खेत में क्या है, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर एक कोई इनपुट है, उसको हम यूज कर रहे हैं, एक्स हमारा इनपुट है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे अगर हम बढ़ते जा रहे हैं, पहले क्या यील्ड बढ़ रही है, मतलब 1 किलो डाल रहे हैं तो उससे 2 किलो यील्ड बढ़ रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखा क्या 1 किलो डाल रहे हैं तो 2 किलो से घट गई यील्ड, ठीक है। उसके बाद फिर भी लेकिन बढ़ रही थी, एक पॉइंट आया कि यहाँ पे इतना फर्टिलाइजर पे उसने मैक्सिमम यील्ड दिया, अगर उसके बाद भी अगर हम फर्टिलाइजर डोज देंगे तो वो क्या है, हमारे क्रॉप के लिए एडवर्स इफेक्ट शो करेगी और हमारा यील्ड लॉस हो जाएगा, मतलब निगेटिव होने लगेगी। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में सबसे ज्यादा रेशनल जोन कौन सा होता है जिसमें फार्मर्स को डिसीजन लेना चाहिए कि इसी में हमको प्रोडक्शन करना है, वो सेकंड स्टेज होता है। तो बाकी दोनों इरेशनल जोन हैं, फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेज आर इरेशनल स्टेज, वेयर एज सेकंड स्टेज इज योर रेशनल स्टेज, मतलब यहाँ पे एक जो बुद्धिमान इंसान होगा वो इसमें इसी स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, यानी इस स्टेज में ही इनपुट का यूज करेगा
ताकि उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर फर्स्ट स्टेज में भी तो उसकी इंक्रीज बढ़ रही थी, यील्ड इंक्रीज हो रही थी, तो फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज को इरेशनल क्यों कह रहे हैं? हमने ये बोला कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट की इफिशियंसी को बढ़ाता है, मतलब वेरिएबल रिसोर्स की इफिशियंसी बढ़ाता है, जबकि एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हमारे वेरिएबल रिसोर्सेज की इफिशियंसी बढ़ाता है। ये टीपीपी हमारा फिक्स्ड रिसोर्सेज की इफिशियंसी बढ़ाता है, एपीपी हमारे वेरिएबल की रिसोर्सेज बढ़ाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज में है हमने अभी तक केवल अपने फिक्स्ड रिसोर्स की इफिशियंसी को यूटिलाइज किया है, वेरिएबल रिसोर्स की इफिशियंसी को हमने अपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है, इसलिए हम फर्स्ट स्टेज को भी इरेशनल स्टेज बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पूरे रिसोर्सेज की उतनी अच्छी इफिशियंटली यूज नहीं हो पाता। और थर्ड स्टेज में तो ऐसे ही, क्योंकि यील्ड लॉस हो रही है तो उसमें कोई भी आदमी नहीं करेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज इज योर इरेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वेयर एज सेकेंड स्टेज इज योर रेशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब ये बात है जहां पे ये चीजें एक दूसरे को, मतलब जैसे कर्व चेंज हो रहा है, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जहां पे कर्व अपना नेचर बदल देता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये पॉइंट कब चेंज होता है? जब एमपीपी मैक्सिमम हो, मतलब जहां पे एमपीपी मैक्सिमम होता है वहां पर ही हमारा कर्व का इन्फ्लेशन पॉइंट आता है। शुरू में ये जो कर्व का नेचर था, ठीक है, शुरू में ये जो हमारी कर्व है ये हमारा कन्वेक्स थी, ये कन्वेक्स थी, बाद में जाके ये कॉन्केव हो गई, और जिस पॉइंट पे ये चेंज हुआ उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, और वहां पे एमपीपी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ठीक, अब इसमें एक चीज और भी आती है कि किस स्टेज को हम कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब रेशनल स्टेज में क्या कंडीशन होता है। तो एक मार्जिनल रिटर्न और एक मार्जिनल कॉस्ट होता है, दो चीजें होती हैं, ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है। मार्जिनल रिटर्न, ये कर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कम से कम 2-3 बार अपने हाथ से जरूर बताएंगे। मार्जिनल रिटर्न का मतलब क्या होता है? मार्जिनल रिटर्न मीन्स कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, मीन्स चेंज इन इनकम, टोटल चेंज इन इनकम। चेंज इन टोटल इनकम, इनकम में कितना चेंज आया अपॉन टोटल चेंज इन टीपीपी, चेंज इन टीपीपी या चेंज इन आउटपुट। टीपीपी में चेंज करके इनकम में हमारी कितनी चेंजेज आए, ये हमारा मार्जिनल रिटर्न बताता है। ठीक, कि हमको कितना रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, रिटर्न मीन्स प्रॉफिट, हमको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट कैसे डिसाइड करेंगे? अपने इनकम में जितना चेंज आया वो मेरा प्रॉफिट है, और उससे हमारे आउटपुट में कितना चेंज है उससे उसका चेंज निकाल के जब रेशियो ले लेंगे तो वो मार्जिनल रिटर्न बताता है। उसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट भी होता है, मार्जिनल कॉस्ट, इसको कहते हैं चेंज इन इनपुट कॉस्ट। हमारा जो इनपुट इनपुट कॉस्ट लग रहा है, इनपुट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट एक तरीके से इनकम ही तो है, आप अपने पैसे को खर्च तो कर रहे हो, उसमें कितना चेंज आया अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी मींस इनपुट, क्वांटिटी ऑफ इनपुट, मतलब जब इनपुट कॉस्ट और इनपुट क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो वो मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, जबकि आउटपुट मतलब टोटल जो इनकम या रेवेन्यू और टोटल प्रोडक्शन का जब रेशियो निकालते हैं तो मार्जिनल रिटर्न निकल आता है। अब जो है फर्स्ट स्टेज की बात करें, स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, तो अलग अलग इनके बीच में भी रिलेशन है कि हमारा जो है मार्जिनल रिटर्न ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से। सेकेंड में
मार्जिनल रिटर्न और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हैं होते हैं, और थर्ड में मार्जिनल रिटर्न मतलब आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, मीन्स आपको कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, रिटर्न कम मिल रहा है, मतलब आप लॉस में हैं। यहाँ लॉस में है, लॉस में है, यहाँ प्रॉफिट में है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल इफिशियंसी की वजह से ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है मतलब रिटर्न और कॉस्ट से हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, इस वजह से हम इसको ऑप्टिमल स्टेज या रेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें हमको प्रोडक्शन करते रहना चाहिए। इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व है, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कर्व से आता है, ठीक है। और ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसको, इस कर्व को हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में पढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिटर्न है वो कम होता चला जा रहा है, मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। मार्जिनल रिटर्न देखियो, मार्जिनल रिटर्न के कर्व हमारा धीरे धीरे बढ़ा, फिर घटते घटते घटता चला जाता है, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इस कर्व को हम लोग कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सर इस वजह से, हाँ सर स्टेप 1 को इरेशनल जोन क्यों बोलते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। स्टेप 1 को हम इसलिए इरेशनल जोन कहते हैं क्योंकि जो हमारी इसमें और भी सब, इसको हम लोग एक तरीके से सब ऑप्टिमल जोन भी कहते हैं। सब ऑप्टिमल जोन का मतलब होता है कि हमें प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें और ज्यादा स्कोप है, मतलब सुधार की गुंजाइश होती है ना। जैसे आप अच्छा कर रहे हो लेकिन और भी अच्छा कर सकते हो, मतलब बेस्ट से बेहतर, बेटर से बेस्ट की तरफ जाना होता है ना। तो आपको इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन अभी आपने केवल अपने फिक्स्ड रिसोर्सेज की इफिशियंसी ज्यादा यूटिलाइज की है, ठीक है। आपकी लैंड की इफिशियंसी को यूटिलाइज किया है। अभी आपने जो इनपुट डाला है, यानी जो वेरिएबल रिसोर्स डाला है, फर्टिलाइजर, ठीक है, उसका तो अभी रिजल्ट आना बाकी ही है। मतलब इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं सब ऑप्टिमल जोन। सब ऑप्टिमल जोन मतलब अभी इसमें और भी गुंजाइश है, सब ऑप्टिमल जोन। मीन्स यहाँ पे हम अभी तक फिजिकल रिसोर्सेज को ज्यादातर यूज किए हैं और वेरिएबल रिसोर्स को कम इस्तेमाल किया है, जबकि सेकेंड स्टेज में हम फिक्स्ड रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स दोनों को बराबर इस्तेमाल कर लिए हैं। मैक्सिमम जितना रिटर्न हम इससे ले सकते थे हमने लिया है, इसलिए इसको ऑप्टिमल जोन कहते हैं। और जो है इसमें कोई भी हमको, मतलब क्या है कि हम इसमें ज्यादातर ज्यादा वेरिएबल रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका हमको इफिशियंसी नहीं मिल रही है, उसका हमको साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसको, इसलिए इसको सुप्रा ऑप्टिमल जोन भी कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? समझ में आ गया इतनी बात? ओके, तो ये सारी चीजें थी हमारे लिए, ठीक। अब एक चीजें आपको जरूर देखना है कि कर्व से ही देख लेना कि जब हमारा एपीपी इसके बाद इंक्रीज होने लग डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो जब एमपीपी, ठीक है, यानी एमपीपी कब ऊपर है, नीचे है, या किस स्टेज में है, तो यहाँ पे ये एमपीपी ज्यादा है, एपीपी कम है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, ठीक है। ईपी को उसी तरीके से आप रिलेट कर लेना, ठीक है, उसके अंदर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन 1 है, ठीक। और यहाँ पे आपका 0 है, और यहाँ पे ये है, तो ये बाउंड्री जरूर पूछता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बताना जरूरी था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी, हाँ ये जरूर एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वैल्यू ऑफ एमपीपी इज, तो वो मैक्सिमम होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बाउंड्री रेशनल जोन का कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ की वैल्यू 1 हो और जहां तक 0 हो, मतलब इसकी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, मतलब रेशनल जोन 0 से इक्वल टू 0 और इक्वल टू 1 के बीच का रेंज होता है, उसके बाद इरेशनल जोन होता है। ये बाउंड्री जानना जरूरी था। तो ये हमारा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप था,
जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर इसकी एक बात समझ में आई? मिनट हाँ सर, ये जो ईपी लेस देन 1 है और ईपी ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मतलब कम नहीं हो सकता और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है प्रोडक्शन इफिशियंसी के देख, लिए। हाँ जब इफिशियंसी की बात करते हैं, कहीं भी बात करें, अगर किसी भी की इफिशियंसी की बात करते हैं, तो अगर परसेंटेज में कोई आदमी को अगर हमको रेट करना होता है या उसकी इफिशियंसी बतानी है, तो कोई इंसान की इफिशियंसी 100% से ज्यादा नहीं, 100 मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब एक मतलब एक से ज्यादा हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका क्या है, जिसे परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक से ज्यादा हो यस सर। सकती है इस कंडीशन में जब आपका फर्स्ट स्टेज में है, ठीक है, कि यहाँ पे एमपीपी मतलब इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है, लेकिन इसमें एपीपी जो हमारा है वो कर्व के नीचे है, मतलब अगर इस ग्राफ को देखें तो न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू एक से ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा अगर ये होगी। कर्व के नीचे चली गई तो एक से कम होगी, तो ऐसा नहीं है कि इफिशियंसी की वैल्यू एक से ज्यादा ही होगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में होता है, जो मैंने बताने की कोशिश की थी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और 100% से ज्यादा कभी प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती, लेकिन इफिशियंसी एक से ज्यादा हो सकती है अगर हमारी न्यूमरेटर वैल्यू मतलब जो हमारे आउटपुट की इफिशियंसी ज्यादा हो इनपुट के कंपैरिजन में। तो कि आपने 1 रुपए डाला, आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, मतलब इफिशियंसी कितनी है, 100% से ज्यादा है। 100%। नहीं 1000% ना, 10/1 इंटू 100 कर देंगे तो ओके। 1000% हो जाएगी इफिशियंसी उसकी। तो इस हिसाब से हम इफिशियंसी जब भी डिफाइन होगा कहीं भी, फिजिक्स मैथ कहीं भी, इफिशियंसी हमारा क्या है, आउटपुट चेंज अपॉन इनपुट चेंज, इसका रेशियो होता है, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप मीन्स इनपुट इनपुट रिलेशनशिप। अब इनपुट इनपुट रिलेशनशिप में हमें क्या बताता है, सबसे पहले हाउ टू प्रोड्यूस। अगर मुझे कंपनी खोलनी है, मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है, इसका डिसीजन हमको कौन बताएगा, हाउ टू प्रोड्यूस, फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप बताएगा। अब इसमें क्या है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है, कि अलग अलग है इसमें प्रिंसिपल्स, ठीक। कॉस्ट प्रिंसिपल्स भी हम लोग ज्यादातर इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक अल्टरनेटिव कॉस्ट प्रिंसिपल इसमें इस्तेमाल करते हैं, कॉस्ट प्रिंसिपल हम लोग इसमें यूज करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो पूछता है, ठीक है, कि कॉस्ट प्रिंसिपल से कैसे देखेंगे कि किसका प्रोडक्शन करना चाहिए किसका नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। तीन चीज इसके बारे में पता चाहिए, होनी चाहिए, इससे हमें तीन चीज की जानकारी मिलती है, क्या प्रोड्यूस कर कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक, और सब्स्टिट्यूशन मतलब कि किसको हटा के क्या लगाएं, ठीक है, और लॉ ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन मतलब कि इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता है कि हमको मिनिमम खर्च में हमें मैक्सिमम मतलब सेम प्रोडक्शन लेना है। तो इसको अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट होता है, एम होता है इसमें लिस्ट कॉस्ट, हमें अपने प्रोडक्शन के कॉस्ट को लिस्ट करना है, लिस्ट कॉस्ट। अब इसमें क्या है, तो आप कोई ना कोई चीज तो फिक्स तो जरूर करनी होगी, तो फिक्स क्या होगा इसमें, फिक्स क्या करते हो, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर आप 100 बैग बनाते हो, 100 बैग बनाने के लिए आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन लेने होंगे इनपुट के, या अगर 100 किलो गेहूं आपको प्रोड्यूस करना है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, 100 किलो गेहूं प्रोड्यूस करना है, तो आप कैसे 100 किलो गेहूं कम खर्च में पैदा कर सकते हो, इरिगेशन की नंबर बढ़ा के, या अच्छे क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करके,
या हाई फर्टिलाइजर डोज इस्तेमाल करते हैं। ये सब आपके डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स हैं। आपने अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को फिक्स कर लिया कि हमको जो है प्रोडक्शन इतना चाहिए, वो हमारा फिक्स है। और इसमें बहुत सारे इनपुट्स हैं, ज्यादातर हम लोग दो ही इनपुट के, दो फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, दो फैक्टर के बारे में पढ़ा जाता है। F इज इक्वल टू x1 एंड x2। मीन्स दो फैक्टर है, एक x1 फैक्टर है, एक x2 फैक्टर है। ठीक है, इन दो फैक्टर से ये दो डिफरेंट लेवल ऑफ इनपुट्स हैं या डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हैं। और यहाँ पे हमारा y जो है यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। y मतलब हमारा आउटपुट फिक्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हाउ टू डिफरेंट यूनिट ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट अ सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। इसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि दो क्वांटिटी, मतलब दो डिफरेंट फैक्टर्स की क्वांटिटी कैसे हम लें या डिफरेंट यूनिट कैसे लें ताकि हमको सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल सके एट ए लोवेस्ट कॉस्ट। मतलब लास्ट में ये लाइन लिखनी जरूरी है कि हाउ टू टेक द combination of different unit of factors, different unit or quantity of factor to get same level of production at lowest cost। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, लोवेस्ट कॉस्ट। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, लॉ ऑफ इसको फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कह देते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। प्रोडक्ट आउटपुट में भी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होता है, तो इसको लॉ ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, अब इसका एक कर्व होता है जिसको हम कहते हैं आइसो क्वांट कर्व। आइसो क्वांट कर्व, आइसो मीन्स इक्वल, क्वांट मीन्स क्वांटिटी। ऐसा कर्व जो इक्वल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, इसको हम लोग आइसो क्वांट कर्व कहते हैं या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आइसो क्वांट कर्व के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, अब इसका जो कर्व होता है, जो हमको इनपुट में देखने को मिलेगा, इस कर्व का जो डायग्राम होगा ये इस तरीके से होगा। इधर हम x1 लिखेंगे, इधर हम x2 लिखेंगे, मतलब दोनों तरफ हमको इनपुट लिखना है। इधर हमारा एडेड इनपुट है, एडेड इनपुट, इधर हमारा रिप्लेस्ड इनपुट है जिसको हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस्ड इनपुट और एडेड इनपुट के बीच का ये कर्व होता है जो कि हमको इक्वल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इस कर्व का हर एक पॉइंट x1 और x2 का वो कॉम्बिनेशन दिखाता है जिसपे सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए कि x एक्सिस पे एडेड प्रोडक्ट होता है और y एक्सिस पे रिप्लेस्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। इस कर्व की प्रॉपर्टी पे आते हैं। इस कर्व की प्रॉपर्टी से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो स्लोप है, इसका स्लोप हमारा डाउनवर्ड है, मतलब स्लोप इसको कहते हैं हम लोग, ये स्लोप डाउनवर्ड है। ये हर एक पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे इसको, ये डाउनवर्ड है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाने पे स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, गिरते जा रहा है। दूसरी चीज कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब होता है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से ये देखने में कैसा लग रहा है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो कभी कभी इस तरीके क्वेश्चन पूछ देता है कि आइसो क्वांट कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट रिलेटेड टू आइसो क्वांट कर्व। तो उसमें ऐसा लिख सकता है कनकेव टू ओरिजिन, तो ये पता हो जाएगा कि वो उसमें नहीं है। तो ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है,
और फार फ्रॉम द ओरिजिन हायर लेवल ऑफ आउटपुट, जितना दूर है ओरिजिन से होगा उतना ज्यादा इसको आउटपुट मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे, मीन्स इस लाइन के जितना दूर हो जाते जाएंगे, यहाँ पे हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पे और हायर लेवल प्रोडक्शन है, यहाँ पे और हायर लेवल प्रोडक्शन। तो जितना ओरिजिन से हम दूर जाएंगे उतना ज्यादा हमको हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक, जैसे ये हाई, यहाँ पे ये एक आइसोक्वांट कर्व है, एक आइसोक्वांट कर्व ये भी है। ठीक है, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी प्रोडक्शन होगी, तो Q1 की होगी, क्योंकि जो ओरिजिन से जितना दूर होगा उसका प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, फार फ्रॉम ओरिजिन मोर लेवल ऑफ प्रोडक्शन या हायर आउटपुट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी दो आइसोक्वांट कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, नॉन इंटरसेक्टिंग, कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप के ये हमारे कर्व होते हैं। ठीक, तो आइसोक्वांट कर्व एक कर्व है जो कि हमको बताता है कि कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लेकर इनपुट के हम सेम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब इसी तरीके से एक लाइन होती है जिसको हम कहते हैं आइसो क्वांट या आइसोलीनियर लाइन। ठीक है, या आइसो क्वांट कर्व पे हम कैसे डिसाइड करेंगे इस इतने पे हमको प्रोडक्शन करना है, यानी ये है परफेक्ट क्वांटिटी या परफेक्ट कॉम्बिनेशन जिसपे हमको प्रोडक्शन करना है। तो इसी को हम लोग निकालते कैसे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन से। ठीक, या प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, जो कि इस स्लोप के लिए टेंजेंट का काम करे। मतलब वो लाइन जो इस स्लोप के लिए टेंजेंट का काम करती है, उस लाइन को हम और या उस पॉइंट के को हम कहते हैं कि ये हमारे लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसपे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे आइसो कॉस्ट लाइन होती है, ठीक है, या आपका उसमें एक आइसो रेवेन्यू लाइन होती है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट रिलेशनशिप में आइसो रेवेन्यू लाइन होती है, और इसके आइसो क्वांट के केस में आइसो कॉस्ट लाइन होती है। तो लाइन जब हम बोलते हैं तो लाइन जो है होती है हमारी स्ट्रेट होती है। तो इसमें हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है, आइसो कॉस्ट लाइन। और जिस पॉइंट पे मतलब हमारे लिए कौन सा कॉम्बिनेशन, ठीक है, लिस्ट कॉस्ट है या लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है, उसके लिए डिसाइड किस पॉइंट होगा, वेयर इट इज टेंजेंट टू आइसो क्वांट कर्व। आइसो क्वांट कर्व पर जहां ये टेंजेंट का काम करेगी, टेंजेंट का मतलब ये हमारा x1, ये हमारा x2, ये हमारा आइसो क्वांट कर्व, और एक स्ट्रेट लाइन जो कि हमारे लिए टेंजेंट का काम करे। मीन्स ये जो पॉइंट है टेंजेंट, तो ऐसा नहीं कि टेंजेंट हर पॉइंट पे कट करता है, टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट पे ही कर्व को कट करता है। ठीक है, डायग्राम में बन नहीं पाया, ये सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो इसको टच करते हुए जाती है। यही जो कॉम्बिनेशन होता है या यही जो पॉइंट्स होता है, इसको हम लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकली कहते हैं कि कैसे इसको निकाला जाएगा, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों कर्व का स्लोप अगर बराबर हो जाएगा तो हम इसको कहेंगे कि ये मार्जिनल रेट मतलब हमारा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है।